नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश की विपक्षी पार्टियों के सांसद मणिपुर के दौरे पर हैं। उनका कहना है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस पर देश के प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं और हम वस्तुस्थिति स्थिति क्या है, वहां जो पीड़ित हैं उनका हाल जानने के लिए उनके बीच गए हैं। उन्होंने दौरा किया है। हालांकि ये बात अलग है कि मैतेई समाज की महिलाओं ने इन विपक्षी पार्टियों के नेताओं का घेराव किया, रास्ते में इनको रोका और इनके एक दल को मैतेई समाज की महिलाओं ने क्षेत्र में जाने नहीं दिया। उनका कहना यह था कि ये जो दल के नेता, विपक्षी पार्टी के नेता आज यहां दौरे पर आए हैं, जब हम घरों से विस्थापित हो गए हैं, हमारे परिवार के लोगों को मारा गया है, आज ये आ रहे हैं जबकि ये समस्या कांग्रेस की ही देन है। इसके बारे में विरोध हुआ है, लेकिन अब ये नेता हैं कि नैरेटिव बिल्ड करने के लिए वहां गए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये जो विपक्षी पार्टियों का दौरा है मणिपुर का, ये एक नाटक है, नौटंकी है और एक दिखावा है। कांग्रेस ही इसके लिए जिम्मेदार है। इसी बीच पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे का बयान आ गया और उन्होंने कहा कि ये सब जो हिंसा हो रही है इसके पीछे चीन है। चीन का नाम आते ही कांग्रेस में खलबली मच गई, क्योंकि ये सब जानते हैं कि 2008 में कांग्रेस ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन्होंने चीन से एक समझौता किया था और उस समझौते के तहत एक दूसरे का सहयोग करने के वादे किए थे। हालांकि वो समझौता अभी गुप्त है, लेकिन ऊपरी तौर पर जो पता लगा वो यही है कि भाई दोनों एक दूसरे का समझौता सहयोग करेंगे। अब इसको लेकर के पहले से सोशल मीडिया पर, मीडिया में चर्चा चल रही थी और ये सब जानते हैं कि देश के अंदर 65 साल लगभग कांग्रेस ने शासन किया है, तो 2014 के बाद अचानक तो यह समस्या नहीं आई है। फिर इसके लिए मोदी कैसे जिम्मेदार हैं? मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है, विस्तार से बताया था, सबूत के साथ बताया था कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियों के कारण हमारे देश में कई समस्याओं को जन्म दिया गया और वो समस्या आज नासूर बनकर के हमारे सामने है। यानी कांग्रेस के ही शुरुआती प्रधानमंत्री जो इस देश में रहे, उन्होंने कुछ समस्याओं को जन्म दिया। बाद की कांग्रेस की सरकारों ने उनको पाला पोसा और वो समस्या जब विकराल रूप ले गई तो आज वही कांग्रेस उन समस्याओं पर मोदी से जवाब मांग रही है। ये तो ऐसा हो गया कि आप खुद ही पेट्रोल डालकर कहीं आग लगाएं और फिर जो है चिल्लाएं कि देखिए आग लग गई, फायर ब्रिगेड क्या कर रहा है, फायर ब्रिगेड क्या कर रहा है। इस तरह से मोदी के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी सबूत के साथ बताया था। वो मैंने आपको आरटीआई से मिला हुआ प्रमाण पत्र, जो कि डिप्टी कमिश्नर का पत्र था, जो लिखा गया था 1968 में एसडीएम मणिपुर को। ये जो कुकी समाज है इनके बारे में लिखा था कि ये बर्मा से आए हुए विस्थापित हैं और इनको यहां बसाने का काम किया जाए। उस सबूत के आने के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई थी कि इस तरह से अब सबूत सामने आ रहे हैं। उसके बावजूद अब उनको लगा कि मोदी से जवाब मांग रहे हैं तो मोदी तो जवाब अगर देंगे तो इन पर सुना नहीं जाएगा। तो अब ये नाटक नौटंकी नैरेटिव बनाने के लिए जिस तरह से ये मणिपुर का दौरा कर रहे हैं, सवाल ये भी उठ रहा है कि अब जब मणिपुर में शांति हो गई है, वहां अब लगभग ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने हलफनामा दिया है कि वहां स्कूलों में जो बच्चों की उपस्थिति है वो 82% है। लगभग 45% के करीब सरकारी कार्यालयों में लोगों की वापसी हो गई है। 47,000 लोग अपने घरों को वापस लौट गए हैं। सामान्य जो है वो स्थिति नॉर्मल होने की तरफ है। और ऐसे में अब इनका दौरा फिर से एक सवाल खड़े करता है कि आखिरकार इस दौरे के पीछे की वजह क्या है। तो आपको मैं बता दूं, जब इस देश में कांग्रेस का जो वोटर है उस पर यदि कहीं कोई टारगेट होता है तो इनको प्रॉब्लम होती है और इसीलिए ये बिलबिलाते हैं। फिर ये आरएसएस पर प्रहार करेंगे, ये बजरंग दल का नाम लेंगे, फिर ये बीजेपी को बदनाम करेंगे और एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि ये देश तो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, देखो भाई अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है। 2014 के बाद से कांग्रेस ने एक रट लगा रखी है, आरएसएस, बजरंग दल, हिंदूवादी संगठन, बीजेपी, और ये नाम लेते नहीं थकते।
हर बार राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कोई भी हो, ये कांग्रेसी उस पर आरोप लगाते हैं। हालांकि बाद में इनकी पोल खुलती है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन इनकी बिलबिलाहट और बौखलाहट तभी दिखाई देती है जब कहीं इस तरह का इनको नैरेटिव बनाना हो। अब आप सोचिए, मणिपुर की हिंसा को लेकर के जो ये कांग्रेस चिंतित दिखाई दे रही है, मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहता हूं कि इस हिंसा के पीछे जो ये आज माहौल है, आखिरकार आक्रोश फूटा क्यों? तो इसका मुख्य कारण आप पहले भी जानते हैं कि जो मैतेई समाज है उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है और यह कांग्रेस ने किया है। मैतेई समाज को इतना दबाया गया, इतना कुचला गया, और इसके लिए जवाहरलाल नेहरू के समय से इस देश में षड्यंत्र हुए, उसका मैं सबूत आज आपको दूंगा। मामला है 1949 का। 1949 में पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू ने वेरियर एल्विन, उसको सलाहकार नियुक्त किया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का, और इसके दस्तावेज मौजूद हैं, वो अखबार की कटिंग मौजूद है, सरकारी दस्तावेजों में है कि जवाहरलाल नेहरू, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। ये जो व्यक्ति है वेरियर एल्विन, इसके ऊपर हालांकि आरोप है कि इसने वहां आदिवासी क्षेत्र में, जो वनवासी क्षेत्र है, वहां के छोटे बच्चों को टारगेट किया, वो मुद्दा अलग हो जाएगा। लेकिन इस बंदे ने वहां जाकर के उत्पीड़न शुरू किया और उसी व्यक्ति को जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में अपना सलाहकार नियुक्त कर दिया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का सलाहकार बना दिया कि साहब नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप यहां सलाह दीजिए। और यह व्यक्ति सलाह क्या देता है? इस व्यक्ति ने जवाहरलाल नेहरू को सलाह दी, नाम चीन का लिया कि यहां चीन की घुसपैठ को बंद कर दिया जाए। चीन की तरफ से जो वहां घुसपैठ आज म्यांमार और आपको दिखाई दे रही है, वहां से वो वर्मा की तरफ से इन्होंने कहा साहब यहां से घुसपैठ हो सकती है। नेहरू जी ने उसको नहीं माना। इसने दूसरी सलाह क्या दी कि इसने सलाह दी कि नागालैंड के अंदर हिंदू साधुओं की एंट्री बैन कर दी जाए, नागालैंड के अंदर मंदिरों को बनाने की अनुमति ना दी जाए, नागालैंड के अंदर हिंदू धर्म के प्रचार पर बंदिश लगा दी जाए। ये कंडीशन रखी और जवाहरलाल नेहरू ने यह समझौता किया और यह समझौता हुआ 15 अक्टूबर 1964 को। इसके दस्तावेज हैं। वेरियर एल्विन से जवाहरलाल नेहरू समझौता कर देते हैं कि ठीक है, जो ये नागालैंड है इस एरिया में और नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि ये सलाहकार था, आपकी सलाह से यहां हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार बैन है, यहां कोई रामायण गीता का पाठ नहीं कर सकता, यहां हिंदू साधुओं की एंट्री बैन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेरियर एल्विन एक बाकायदा इंग्लैंड में पैदा हुआ ये मिशनरी था और इसका लक्ष्य था कि उस नॉर्थ ईस्ट को इस देश से काटना और वहां बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करना। और इसने धर्मांतरण शुरू किया, चर्चों को बढ़ावा शुरू किया, मिशनरियों को एंट्री कराई। एक तरफ हिंदू एंट्री नहीं करेगा, हिंदू वहां पहाड़ों पर जमीन नहीं खरीद सकता, जो कुकी इन्होंने बसाए उनके लिए मैंने दस्तावेज दिखाया था। जैसा मैंने बताया था कि 1968 का वो पत्र है जो डिप्टी कमिश्नर एसडीएम को लिखता है कि वो जो कुकी हैं वो बाहर से आए, बर्मा से आए, उनको विस्थापित को बताकर स्थापित किया गया, उनको एसटी का दर्जा दिया गया, सरकारी नौकरियों में उनको लगाया गया और पहाड़ियों पर बसा दिया गया और रूल बना दिया गया कि वहां मैतेई समाज जमीन नहीं खरीद सकता। और इसके कारण से आपको बताता हूं मैं कुछ, जो वहां दो एरिया हैं, वैली और हिल। तो हिल पर ज्यादातर के काम हैं, चर्चिज हैं और कुकी समाज रहते हैं, वहां नगा रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। ये जो वैली है ये पूरे मणिपुर में 10% भूभाग है, जो वह पहाड़ी है, हिल एरिया है, वो 90% क्षेत्रफल है। जिले कितने हैं? वैली में जिले हैं 10 जहां मैतेई रहते हैं, और जो हिल एरिया है वहां है 6 जिले। आबादी कितनी है? जो वैली है जहां मैतेई समाज रह रहा है, वैली में वो है 60% आबादी, और जो हिल एरिया है वहां है मणिपुर की 40% आबादी। हिंदू हैं 38%। ये कांग्रेस
मौन रही तब तक, लेकिन जैसे ही वहां विद्रोह हुआ, उसके अंदर की चीजें अभी खुलकर सामने आएगी। सीबीआई की जांच होनी है, एनआईए इन्वॉल्व हो गई है, वो जांच में आएगा। लेकिन जो खबरें आई वो भयंकर थी कि वहां दोनों समाज के लोग, मैतेई भी और कुकी भी, जो पुलिस में थे, उनमें आपस में फूट हुई। उन्होंने अपने अपने समाज को हथियार दे दिए। अब किसी के हाथ में हथियार हो, गोला बारूद हो, पावर हो, तो सोचो क्या करेगा। और ये कांग्रेस थी, और इनका एकमात्र लक्ष्य है कि वहां से किसी तरह जो एन बिरेन है इनको हटाया जाए। ये इसीलिए सारा नैरेटिव बिल्ड किया गया, क्योंकि इनको लगता है कि एन बिरेन वो व्यक्ति है जो मैतेई का पक्ष ले रहे हैं और एसटी का दर्जा इनको कोर्ट ने दे दिया है। ये इनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं जो नशे का कारोबार है। तो मुद्दे कई हैं, लेकिन एक मुद्दा इसमें नशे का कारोबार है, एक मुद्दा एसटी समाज हो गया, एसटी का दर्जा हो गया, तो उसके बाद सरकारी नौकरियों में इनको जगह दे जाने का इनको है। इनको लगता है कि हमारा ही जो विचारधारा का व्यक्ति हो वही वहां सीएम हो, और अभी तक तो यही होते रहा है। अब आप इसी बात से समझिए कि किस तरह से इस कांग्रेस ने साजिश की कि नागालैंड में, मणिपुर में, आप सोचिए वहीं का व्यक्ति हिल पर जगह नहीं ले सकता। मणिपुर में मणिपुर के हिंदू मैतेई वो पहाड़ पर एक प्लॉट नहीं ले सकते। आप और मैं, हमारी तो बात ही छोड़ दो। कांग्रेस की नीति देखिए कि उसमें भारत का कोई आदमी उस नॉर्थ ईस्ट में जाकर जगह नहीं खरीद सकता। इसी तरह कश्मीर को हमसे अलग काट दिया, धारा 370 लगाई जो कि मात्र 2-3 साल के लिए लगी थी, उसको कंटिन्यू रखा, और वहां पूरे भारत से वो कश्मीर कटा रहा, क्योंकि पूरे भारत का कोई भी नागरिक वहां ना तो सरकारी नौकरी में लग सकता है, ना वहां जमीन खरीद सकता है, ना वहां खेती कर सकता है। किस तरह की योजना थी कांग्रेस की। इसी में इन्होंने खालिस्तानी मूवमेंट भी चलाई, चीन के इशारे पर चली, पाकिस्तान के जरिए हथियार आए, आतंकवादी आए, और उन्होंने कुछ लोगों को उकसाया कि पंजाब को काट दो तो पंजाब में केवल सिख जाति है, ये रहें, इनको भड़काओ कि ये तो खालिस्तान तुम्हारा है और ये हिंदुओं को भगाओ। 80 के दशक में यही हो रहा था कि बस के अंदर से हिंदू आ गए तो उतार के मार दो, दहशत फैलाओ ताकि हिंदू पंजाब छोड़ के चला जाए। वो जो वहां बाकी हिंदू समाज है और सिख समाज है, किसी ने सपोर्ट नहीं किया उस खालिस्तानी मूवमेंट को। मात्र 1 या 2% लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने उन खालिस्तानी मूवमेंट वालों को सपोर्ट किया, जिसके कारण वहां हिंसा हुई। 98% सिख इस देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की रक्षा और विकास में लगे रहे। बांटने वालों ने प्रयास किए लेकिन देश बटा नहीं। ऐसे ही मैतेई हैं, जिस तरह से पंजाब में सिख अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, त्याग किया उन्होंने, लेकिन धर्म से नहीं हटे, देश की रक्षा से नहीं हटे। इसी तरह जो मैतेई हैं मणिपुर के, वो उनको लाख प्रलोभन दिए गए, उनका नरसंहार हुआ है, उनको कुचला गया है, उनको नौकरियों से वंचित रखा गया, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। सोचिए कि सरकार में बैठा एक प्रधानमंत्री पूरा नॉर्थ ईस्ट को मिशनरियों को सौंप देता है, उन्हीं को ड्यूटी दे देता है, इस क्षेत्र की विकास करो जो आपके मनसा है। और उसके बावजूद भी अगर एक ऐसा समाज है जो अपने धर्म की रक्षा कर रहा है, सनातनी की रक्षा कर रहा है, सनातन धर्म की रक्षा कर रहा है, कितने वो उनका त्याग है। आज केंद्र में मोदी सरकार आई तो सनातनियों की सरकार आई, उनको लगा तो आज एन बिरेन उनकी भाषा बोल रहे हैं क्योंकि उन्हीं के समाज के हैं, तो उनको लगा कि आज हमारे साथ न्याय होगा और इसलिए कोर्ट में गए। उनको उम्मीद जगी कि हमें हमारी जगह मिलेगी। तो एसटी का दर्जा कोर्ट ने दिया। कोई भी कोर्ट होती, सुप्रीम कोर्ट ले आओ, कोई मना करेगा क्या कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक प्रदेश में एक वर्ग केवल 10% जगह में रहेगा, उनकी संख्या लगभग बराबर है, और एक को आप 90% दे देंगे। 100 रुपए का बंटवारा अगर कोई कर रहा है तो एक को 10 रुपए और एक को 90 100 रुपए में एक 90 रुपए, एक को 10 एक को 90, ये हो सकता है?
ये न्याय है? नहीं हो सकता, ये अन्याय है। और इस अन्याय के खिलाफ यदि मैतेई समाज खड़ा होता है तो ये कांग्रेस को दिक्कत हो जाती है, टीएमसी को दिक्कत हो जाती है, समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो जाती है, आम आदमी पार्टी को दिक्कत हो जाती है, और ये सारे मिलकर के ये घड़ियाली आंसू लेकर के वहां मणिपुर में जा रहे हैं। ये इनका करैक्टर देख लो कि ये मणिपुर में क्यों गए हैं। क्योंकि इनको कांग्रेस का आला कमान दिल्ली से कमांड दे रहा है। ये जो नाम बनाया है ना, इन्होंने अलायंस बनाया है, ये नाम को है कंट्रोल केवल दिल्ली से हो रहा है, गांधी परिवार से। गांधी परिवार जो मैडम कहेंगी वही होगा। तो मैडम ने आदेश दिया, जाओ मणिपुर में, जाओ संसद में काम मत होने दो। उनके आदेश से क्या क्या काम हुए, सेना के पूर्व रिटायर अधिकारी ये सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। किस तरह से सोनिया गांधी के इशारे पर सरकारों को बदला गया, मुख्यमंत्रियों को बदल दिया गया, सरकारें गिरा दी गई क्योंकि उनके इशारे पर काम नहीं हो रहा है। आज भी वही चल रहा है। ये जो गठबंधन दिखाई दे रहा है ना, इसमें जितने नेता हैं, किसी का किसी से विचार नहीं मिलता है। एक दूसरे को गाली देकर ही सत्ता में आए हैं। कईयों ने अपनी पार्टी का गठन ही कांग्रेस को गाली देकर किया है, लेकिन सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खड़े हैं क्योंकि देश को मिलकर के लूटना है, देश को बांटना है मिलकर के। इसमें इनको फायदा दिखाई देता है। देश खंड खंड हो जाए, इनको चीन से पैसे चाहिए, ये सब चल रहा है। और इसीलिए ये जो गठबंधन के लोग मणिपुर यात्रा पर निकले हैं, इन पर सवाल है कि आप पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगे, आप बिहार के नरसंहार पर नहीं बोलेंगे, आप जो है राजस्थान के रेप पर नहीं बोलेंगे, आप केवल और केवल आपस में मिलेंगे और वहां बोलेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि ये आपको सूट करता है। लेकिन अब देश समझ रहा है और देश को समझना है कि बहुत हुआ, अब इनकी पोल खोलने का समय है। अब पुराने दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा जो 65 सालों में देश का नुकसान किया गया है, अब वो देश को समझाना और समझना पड़ेगा। तो समझ में आएगा कि इस कांग्रेस ने किस तरह से इन सनातनियों का, हिंदुत्व का नुकसान किया है। सवाल तो उनके ऊपर है जो इनके पीछे खड़े हैं और कहते हैं हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। सोचिए कि आपके धर्म के प्रचार के लिए साधु सन्यासिनियों को वहां नहीं जाने दिया गया। भगवे से इनको इतनी नफरत है। और इसीलिए आप देखिए कि यह वही कांग्रेस है जो भगवा आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ती है। ना तो ये धर्मांतरण पर बोलेंगे, ना ये जिहाद पर बोलेंगे, ये केवल और केवल हिंदुत्व पर प्रहार करेंगे। और दुर्भाग्य से इस देश की न्याय प्रणाली को भी देख लीजिए कि हिंदुओं के 30 त्योहार पर, हर त्योहार पर इनको होली पे पानी में दिक्कत है, दिवाली पे पटाखे पे दिक्कत है, जलीकट्टू पे बैल से दिक्कत है, बाकी किसी से कोई दिक्कत नहीं है। ये सब एक गठजोड़ चल रहा है। और दुर्भाग्य से जवाहरलाल नेहरू जो वेरियर एल्विन के इशारे पर चलते हैं, आज के राहुल गांधी वो जॉर्ज सोरोस के कहने पर चलते हैं। कुछ नहीं बदला है, व्यक्ति बदले हैं, विचारधारा वही है। और आप इसलिए सावधान होइए, दूसरों को सावधान करिए। मैंने अपना काम किया है, अब आपका काम है इस वीडियो को शेयर करना और हर सनातनी और राष्ट्रभक्त तक पहुंचाना। आपको यदि लगता है कि ये मैंने जो जानकारी दी है ये औरों तक पहुंचनी चाहिए, तो आपका ये कर्तव्य है कि दूसरों को जगाइए। आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और पहले जो मैंने वीडियो की हैं इस मुद्दे पर, उनको जरूर देखिए और शेयर करिए। वंदे मातरम।